वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बताएं। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक में सदन को शांतिपूर्वक चलाने पर सहमति बनी है। कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक हुई है। 16 जून को दोबारा होगी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। तो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले बजट पेश होगा। बजट पेश होने से पहले ये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है। तो बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई है, तमाम दलों की बैठक हुई और जो सभी दल है वो इस बैठक का हिस्सा रहे। बैठक में सदन को शांतिपूर्वक कैसे चलाया जाए उसको लेकर सहमति बनी है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है और 16 जून को दोबारा से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी है। अब देखिए, बजट सत्र की शुरुआत अब जल्द ही उत्तराखंड राज्य में होने जा रही है और उससे शुरुआत से पहले ये समिति, इस बैठक के कई मायने हैं, कई ज़्यादा मायनों में खास हो जाती है, क्योंकि देखिए सर्वदलीय बैठक है। इसमें सभी दल जो थे वो एकजुट नजर आए और सभी दल यहाँ पर इस बैठक का हिस्सा रहे। बैठक में सदन को शांतिपूर्वक चलाने पर सहमति बनी है। उपेंद्र राणा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अब जल्द ही बजट शुरू होगा। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई है। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, क्या कुछ सहमति बनी है? देखिए, 14 जून से जिस प्रकार से बजट सत्र होना है और बजट सत्र से पहले जिस प्रकार से एक सर्वदलीय बैठक होती है, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है ये सर्वदलीय बैठक होती है। उसके बाद कार्य मंत्रणा की जो बैठक है वो की गई है। सर्वदलीय बैठक में ये साफ दिशा निर्देश जो है सभी को दिया गया है। जो विपक्ष के जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष वहां पर मौजूद थे और जो विधायक वो मौजूद रहे, उनको साफ तौर पर यह कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है सत्र को चलना है। जो भी आपके मुद्दे हैं उनको पूर्ण रूप से जो है वो सुना जाएगा। जो भी जो स्थिति रहती है सत्र को, उस तमाम चीजों की जो गतिविधियां रहेगी उन तमाम चीजों को जो है वो सुना जाएगा। इसको लेकर सहमति बनी है। कार्य मंत्रणा की बैठक में भी इसी तरीके से जो है वो निर्णय लिए गए हैं कि किस तरीके से सत्र करना है। बजट सत्र की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड राज्य में और ऐसे में 16 जून को एक बार फिर से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी है। अब आगे उस बैठक में क्या समझा जाए, क्या कुछ हो सकता है उस बैठक में, क्या कुछ बातें निकल कर सामने? बिल्कुल, कार्य मंत्रणा की बैठक जो आज हुई है उसमें अभी 16 जून को फिर से कार्य मंत्रणा की बैठक होनी है। कार्य मंत्रणा की बैठक में ये सब डिसाइड होगा कि कितना का बिजनेस जो है पटल पर रखा जाएगा, किस पर चर्चा होनी है। क्योंकि देखा जाता है कि जब बजट सत्र होता है तो काफी लंबे चर्चा जो है सत्र के दौरान होता है। इसमें विपक्ष की ओर से सवाल लगाए जाते हैं, विधायकों की ओर से सवाल लगाए जाते हैं। अभी तक की अगर बात की जाए तो लगभग सदन के अंदर 405 सवाल जो है वो आ चुके हैं और कई विधायक जो है अभी तक अपने सवाल नहीं लगा पाए हैं। ऐसे में कई सारों के सवाल अभी तक आने वाले हैं। उपेंद्र, बजट सत्र किस तरीके से सुचारू रूप से चल सके और शांतिपूर्वक चल सके, उसी को लेकर सर्वदलीय बैठक सभी दलों के बीच में बिठाई गई, बुलाई गई। और यही वजह है क्योंकि देखिए, जब सत्र चलता है तो हंगामा भी होता है, विपक्ष लगातार हंगामे करता है, उसमें लोगों का पैसा और वक्त दोनों जाया होते हैं। इस बार बजट सत्र में उस तरह की कोई परिस्थिति ना सामने आए, उस मायने में भी ये बैठक खास रही। बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि जब भी बजट सत्र होता है, कोई भी सत्र अगर होता है तो काफी हंगामेदार देखने को मिलता है। और इस बार भी हालांकि विपक्ष ने तमाम जो सवाल हैं वो सत्र के दौरान जो है वो रखे हुए हैं कि जो सवाल जिसको लेकर जो है सरकार को बाध्य करेंगे कि इसका जवाब देने के, जिस पर महंगाई, बेरोजगारी और जो चारधाम में जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली है उसको लेकर जो है सरकार की घेरने की, जो सदन से लेकर सड़कों तक जो है घेरने की तैयारी विपक्ष की ओर से की गई है। और साथ ही जिस प्रकार की देखा गया है कि जब भी सदन शुरू होता है तो विपक्ष हमेशा ये मांग करता है कि सदन को जो है काफी लंबा जो है वो चला, जो उसका ड्यूरेशन है वो काफी लंबा रखा गया। हालांकि इस बार जो है 1 सप्ताह का ड्यूरेशन रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से कार्य मंत्रणा की बैठक 16 को एक बार फिर से रखी गई तो उसमें फिर से डिसाइड हो जाएगा कि आखिर ये सत्र जो है कितने दिनों तक चलना है। हालांकि अभी जो डिसाइड किया गया है वो 14 जून से 20 जून तक का रखा गया है कि अगर समय ज्यादा लगता है। क्योंकि कोविड काल में ये नियम बनाया गया था कि कम ही दिनों का कोई भी अगर सत्र होता है विधानसभा का तो वो रखा जाएगा, ताकि लोगों का जो वक्त है वो जाया ना हो। अब आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि आखिरकार ये बजट सत्र कितने दिन तक चलेगा। और इस बजट सत्र को लेकर, इस बैठक को लेकर आप अपनी नजर उपेंद्र लगातार बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए।
देहरादून में विधानसभा भवन में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक पद की शपथ ले ली है। वहीं दूसरी ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ बीजेपी विधायक भी मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा से 55,025 वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल कर रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं बाकी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी, जिसके बाद सीएम ने आज विधायक पद की शपथ ग्रहण की है। वहीं दूसरी ओर विधायकी की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत की जनता का आभार जताया। संबोधन में उन्होंने ये कहा कि 93% नहीं, चंपावत की जनता ने मुझे 100% मतदान दिया है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा अपने संबोधन के दौरान कि उत्कृष्ट राज्य बनाने के लिए काम लगातार किया जाएगा। प्रदेश में जल्द ही कॉमन सिविल कोड लागू होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का और साथ में चंपावत क्षेत्र की महान जनता का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज मुझे एक विधायक के रूप में आज इस समारोह में मैं आज विधिवत रूप से शपथ लेकर सेवा के लिए पुनः जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत जनता को समर्पित हो गया हूँ और मैं उत्तराखंड राज्य के सभी देवतुल्य मतदाताओं का भी अभिनंदन करना चाहता हूं इस अवसर पर। वहीं कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ चोट की जा रही है और जो भी भ्रष्टाचारी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे ये भी कहा कि विकास को लेकर सरकार बेहद गंभीर है और ऐसे में भ्रष्टाचारियों को कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिल पाएगी। इसीलिए जो व्यक्ति निर्दोष है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जितना भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई तो जरूर होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस का धरना प्रदर्शन भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है और अब जब उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस पार्टी राजनीति कर धरना प्रदर्शन कर रही है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, चोरी के मामले हैं, बेईमानी के मामले हैं, घोटाले हैं, वो सारे उनका सबका समापन हो रहा है और आज मोदी जी इस पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि देश के अंदर 8 सालों में जो एक वातावरण निर्मित हुआ है वो अपने आप में उत्साह का वातावरण है, ऊर्जा का वातावरण है, एक उमंग का वातावरण है। 2014 से पहले देश के अंदर भ्रष्टाचार और घोटालों की बाढ़ थी। आज उन सब से अपना फेस सेविंग करने के लिए इस प्रकार के धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जबकि काम अगर किसी ने गलत किया है तो मैं समझता हूं कि मोदी जी के शासनकाल में वो बच नहीं पाएगा। और वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विशेष विमान से मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज पहुंचे, जहां पर मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने फूलों का गुलदस्ता देते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेंट जॉर्ज कॉलेज से सड़क मार्ग से लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग का शुभारंभ भी किया। वहीं दूसरी ओर राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे, जहां पर उनके द्वारा IAS, IPS और मिलिट्री के अधिकारियों को संबोधित कर सभी लोगों को एकजुटता के साथ देश के विकास के लिए काम करने का आह्वान किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि 8 साल मोदी सरकार के बेमिसाल हैं और 8 साल में भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफी बड़ी हो चुकी है और आज दुनिया ने ये मान लिया है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है और भारत अब एक ताकतवर भारत बनकर सामने आ रहा है। साथ ही साथ लोगों के जीवन स्तर पहले से काफी ज्यादा सुधर रहे हैं। और मैंने अनुरोध किया है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता आए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से वो उनसे नहीं मिल पाए। तो मैंने निवेदन किया है कि 5-10 मिनट का समय जब आपकी वापसी हो तो आप कार्यकर्ताओं से थोड़ा आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो मिलेंगे। और मसूरी जो छावनी परिषद है वो कैंटोनमेंट एरिया वो डिफेंस में आता है, उससे संबंधित भी एक
हमारी मांग रहेगी, जिसका जो है हम मांग पत्र जो है ज्ञापन जो है माननीय मंत्री जी को देंगे यहाँ पर। और मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही संगठन के व्यक्ति हैं और कार्यकर्ताओं की जो उनके मन के भाव उनको समझते हैं, उसी निमित्त उन्होंने यहाँ पर समय दिया है। मैं उनका जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी उत्साह भी है। देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह आपने देखा हो, बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता उनसे मिलने आए थे और निश्चित ही जब वो वापसी होगी उनकी, तो उस समय भी कार्यकर्ता आएँगे और वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। फिलहाल बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों में कुछ और खबरों की तरफ। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत आज चंडीगढ़ पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया है। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि उत्तराखंड हरियाणा की एजुकेशन पॉलिसी को अपडेट करेगा और इसे अगले साल से उत्तराखंड में लागू भी किया जाएगा। हरियाणा की एजुकेशन पॉलिसी के तहत ट्रांसफर पॉलिसी का आज अध्ययन शिक्षा मंत्री की तरफ से किया गया। इस दौरान हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की। शिक्षा पॉलिसी को लेकर धन सिंह रावत ने क्या कुछ इस बातचीत के दौरान कहा, देखिए। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी इस वक्त मेरे साथ हैं, चंडीगढ़ में मौजूद हैं। सर, चंडीगढ़ में मौजूद है, एक बड़ा ऐलान आपने शिक्षा को लेकर किया है, क्या कुछ है वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूं कि अब पूरे देश में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाए हैं और हम अपने राज्य में इसी सत्र से उसको लागू कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में 4 कंपोनेंट महत्वपूर्ण हैं कि शिक्षा जो है भारतीय ज्ञान आधार पे होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं वेद को भी ला रहा हूँ, हम लोग रामायण भी ला रहे हैं, महाभारत भी ला रहे हैं, बच्चों के लिए योग भी ला रहे हैं, ज्योतिष भी ला रहे हैं, वैदिक गणित भी ला रहे हैं, ताकि बच्चे को हर चीज़ का ज्ञान हो जाए। और आईटी भी ला रहे हैं, बच्चों को जो है चॉइस बेस पे ला रहे हैं, क्रेडिट बेस पे ला रहे हैं, ताकि बच्चा जो है स्कूल में जाके उसको जो सब्जेक्ट पढ़ना होगा वो पढ़ सकता है। सर, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की अगर बात करें, क्योंकि पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, क्या कुछ आपको ठीक लगा और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अडॉप्ट की जाएगी। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में टीचर को विकल्प दिया गया है कि उसको 7 या 8 विकल्प देने हैं कि वो किस स्कूल में जाना चाहता है, किस कॉलेज में जाना चाहता है, किस वो दुर्गम कब रहा है, सुगम कब रहा है, हर चीज़ के मार्क्स उन्होंने दे रखे हैं। अगर वो बीमार है तो उसके भी मार्क्स हैं, अगर वो बच्चा को बहुत अच्छा पढ़ाता है तो उसके भी मार्क्स हैं। तो एक उन्होंने पूरा डिफाइन कर रखा है और मुझे लगता है कि इससे 93% टीचर भी यहाँ के संतुष्ट हैं। सर, अंतिम सवाल है मेरा, जिस तरीके से उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, अब हरियाणा की तरफ नजर है, शिक्षा मॉडल पे चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को शिक्षा को लेकर भी घेरते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो हरियाणा का शिक्षा का मॉडल है वो बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी खाली जुमलों के अलावा कुछ नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ के मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है और जब भी यहाँ चुनाव होंगे वहाँ फिर भाजपा की सरकार यहाँ बनेगी। जी, धन्यवाद सर। ये थे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, जो कि चंडीगढ़ पहुंचे हैं और एक बड़ा ऐलान इनकी तरफ से किया गया है कि हरियाणा की जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसे ये अडॉप्ट करेंगे एजुकेशन के क्षेत्र में और अगले साल से इसे लागू किया जाएगा। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश के साथ साथ थराली में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। बीजेपी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत आज सुनला पेट्रोल पंप से अपर बाजार थराली होते हुए राड़ी बगड़ तक बाइक यात्रा का आयोजन किया। इस बाइक यात्रा को जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता देवी जोशी ने हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया। बीजेपी ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए इस बाइक रैली का आयोजन किया था। वहीं भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष अनिल देवराड़ी ने ये कहा कि मोदी सरकार ने 8 सालों में गरीबों को घर देने का काम किया है। ऑल वेदर रोड, किसान सम्मान निधि योजना समेत कई और विकास की योजनाएं चलाई गईं। तो वहीं कोरोना से उबारने के लिए भी पूरे देश के लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम भी किया गया। हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इसी उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव और विकास
सरकार के मोदी सरकार के 8 साल संपूर्ण होने पर पूरे उत्तराखंड में युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सबको निर्देशित किया गया था कि 13 जून को एक बाइक रैली हर मंडल में होगी। तो जिसके संदर्भ में हमने आज थराली मंडल, नारायणगढ़ मंडल और देवाल मंडल तीनों मंडल का विधानसभा के अंतर्गत एक बाइक रैली कार्यक्रम किया है, जो कि आदरणीय मोदी जी के सफलतम 8 वर्ष संपूर्ण जो सफलतम वर्ष हुए हैं, कार्यकाल पूर्ण हुआ है। अल्मोड़ा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर विकास खंड सल्ट के तल्ला मानिला गीता भवन में सल्ट विधायक महेश जीना की मदद के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और प्राइम अस्पताल काशीपुर ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। आपको बताएं कि शिविर में सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञों ने शिविर में आए ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की और साथ ही निशुल्क दवा वितरण भी किया गया। आपको ये भी बताएं कि शिविर में ब्लड शुगर, बीपी आदि की जांच भी हुई और ग्रामीणों ने प्राइम अस्पताल का आभार भी जताया। ग्रामीणों ने सल्ट में इसी तरह के स्वास्थ्य शिविर लगाने का अनुरोध किया है। प्राइम हॉस्पिटल द्वारा एक निःशुल्क कैंप लगा था, जिसमें लोगों की बीपी की जांच, शुगर की जांचें हुई थी, जिससे लोगों को हेल्थ के लिए जागरूक किया गया है। क्योंकि यहाँ के लोगों को दूर होने के कारण रामनगर या बहुत दूर उपचार के लिए आना पड़ता था। ये एक अच्छी पहल है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश के साथ ही अल्मोड़ा में भी तमाम कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। बीजेपी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत चौघान पाटा, गांधी पार्क से दीनदयाल पार्क, पांडे खोला तक बाइक यात्रा का आयोजन किया और इसी दौरान बाइक यात्रा को सांसद अजय टम्टा ने हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया। आपको बताएं कि सांसद अजय टम्टा ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी सरकार ने 8 सालों में गरीबों को घर देने का काम किया, साथ ही कोरोना से उबारने के लिए भी पूरे देश के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के साथ ही साथ तमाम विकास कार्य भी किए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम हुए। युवा मोर्चा के माध्यम से आज पूरे प्रदेश भर के अंदर उन्होंने भी कार्यक्रम लिए हैं, महिला मोर्चा ने भी लिए हैं, अनुसूचित युवा सारे मोर्चा के भी कार्यक्रम है। इसी निमित्त आज ये चौखान बाटा से लेकर पंडित दीनदयाल जी के पार्क तक का ये कार्यक्रम है और युवाओं में भी एक जागरूकता के साथ ये काम आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और राष्ट्र के अंदर इस प्रकार के कार्यों को करके अपने 8 वर्ष के कालखंड में जो जिस प्रकार से एक सुखद अच्छा अनुभव का माहौल, जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक और पहुंचे। सितारगंज से अगली जानकारी आपको दें, जहां पर ग्राम पंचायत के होने वाले चुनाव के चलते ग्राम सभा से प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। दरअसल सितारगंज ब्लॉक में सहायक निर्वाचन अधिकारी के एस सामंत की मौजूदगी में नामांकन किया गया। सहायक निर्वाचन अधिकारी सामंत ने ये बताया कि ग्राम सभा कुंवरपुर सिसैया से 6, बैकुंठपुर से 2 और सिसौना से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। वहीं कुंवरपुर सिसई के पूर्व प्रधान रईसुद्दीन अपनी धर्मपत्नी और समर्थकों के साथ ब्लॉक आकर पर्चा दाखिल किए और इसी दौरान रईसुद्दीन ने यह भी कहा कि जनता का भरपूर सहयोग उनके साथ है और पिछली बार की तरह इस बार भी वो जनता के आशीर्वाद के साथ ही जीत हासिल कर दोबारा से ग्राम सिसैया का प्रधान पद अपने नाम करेंगे। सितारगंज में 4 ग्राम सभा में ग्राम प्रधान पद का चुनाव था, जिसमें हमारे ग्राम सभा कुंवरपुर से 6 का नॉमिनेशन हुआ है, बैकुंठपुर में हमारे 2 नॉमिनेशन हुए हैं प्रधान में और सिसौना में 4 हुए। टोटल हमारे 12 नॉमिनेशन अभी तक हो चुके हैं। सर इनकी क्या आज और कल तो हमारा नॉमिनेशन का है 13 और 14 को, और 15 को हमारा नाम जांच होगी नामांकन पत्रों की और 16 को वापसी होगी। राजनीति कर रहे हैं, जनता के बीच में ही है और 14 जुलाई 2019 को बस्ता जमा हुआ था। उसके बाद हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम प्रधान नहीं है, हमने उसी तरह से काम करा जो हमने 5 साल के कार्यकाल में जनता के दुख सुख में हमेशा काम आए और जो भी उनके छोटे बड़े काम हैं हम लगातार जनता के बीच में काम करते रहे और उसी प्यार उसी विश्वास के साथ हम जनता में फिर जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई टिहरी बांध की झील का निरीक्षण किया और इसी दौरान कोटी कॉलोनी में टिहरी झील पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने फिट ऑफ इंडिया के तहत कोटी कॉलोनी से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वृहद सफाई अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी टिहरी झील की वोटिंग में भी बैठकर चांठी पुल तक पहुंचे। इसी दौरान बोट यूनियन से जुड़े लोगों से ने भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिसमें मंत्री ने कहा कि टिहरी झील टूरिज्म को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा प्रयास है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि यहाँ टूरिज्म की बहुत सी संभावनाएं हैं। बढ़ावा देने के लिए बहुत संभावना है, फिर भी अभी जो हो रहा है ये भारत सरकार के परियोजना से हो रहा है और भी आगे इसमें क्या कर सकते हैं हम राज्य सरकार से बातचीत करके हम जरूर, क्योंकि देर इज ए वेरी गुड स्कोप, बहुत अच्छा स्कोप है इधर टूरिज्म बढ़ाने के लिए। सिर्फ 20 हट्स है, 20 हट्स है, 20 हट्स में पूरा ऑक्यूपाइड है, तो और थोड़ा हम इधर सुविधा वगैरह बढ़ाए तो। जोशीमठ से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर पर्यावरण सप्ताह में माउंटेन ट्रैक्स की टीम और यात्रा पर आए पर्यटकों ने सतोपंथ मार्ग में सफाई अभियान चलाया है, जिसमें इकट्ठा किया गया कूड़ा बद्रीनाथ लाया गया। वहीं टीम ने सभी साहसिक पर्यटकों के शौकीन लोगों को संदेश भी दिया कि कूड़ा हिमालय में ना फेंके और ना ही यहाँ पर कूड़ा जलाया जाए। माउंटेन ट्रैक्स टीम द्वारा चक्र तीर्थ में हर जगह नालों में। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।